नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह 26 मई को है। बीजेपी साल 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी। इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। सरकार के इस 8 साल के सफ़र में कुछ योजनाएं बेहद लोकप्रिय रही हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश के सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे तो वहीं 2 राज्य बिहार और पंजाब में सहयोगी दल के नेता सरकार के मुखिया थे। इसके बाद बीजेपी की जीत का सफर शुरू हुआ और 2018 में बीजेपी अब तक के पीक पर पहुंच गई जब देश के 21 राज्यों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकार थी। आगे चलकर कुछ राज्यों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान में भी भाजपा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तुलना में काफ़ी आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, बेहतर रणनीति, संगठन और बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति बनाकर बीजेपी भविष्य में भी लगातार चुनाव जीतते रहने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के 1300 से अधिक विधायक और 400 से अधिक सांसद हैं। 2019 में लगातार दूसरी बार पहले से भी ज़्यादा 303 लोकसभा सीटों पर अकेले जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की बागडोर संभालकर मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंदिरा गांधी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाई है। सवाल ये है कि विपक्ष अपने ही मुद्दों में उलझता चला गया और बीजेपी का काफिला आगे निकलता चला गया। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, भारत प्रजापति कांग्रेस से और पीयूष पंत राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, विपक्ष 3-5 करता रहा लेकिन सरकार अपनी योजनाओं पर और जो सरकार का एजेंडा था उस पर चलती रही। 370 और तमाम ऐसे ऐतिहासिक कदम, राम मंदिर जो बीजेपी कहती रही थी उसको पूरा किया। कैसे देखते हैं इन 8 साल की उपलब्धियों को? देखो त्रिशूल जी, जब हम लोगों ने 2014 में सरकार बनाई तो सबसे पहली समस्या जो थी, हमको स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चालू किया गया और देश के अंदर गंदगी को दूर करने का प्रयास किया गया। और आपको याद होगा उसी समय पर हमने हर घर में शौचालय हो, जो हम पिछले 70 सालों में नहीं पहुंचा पाए, और हर लड़कियों के स्कूल के अंदर एक शौचालय बने जिससे कि वो अपने आराम से स्कूल में पढ़ते समय जा सके। इसका बड़ा अभियान चलाया गया और 10 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए। भारत का विकास करने के लिए 2014 में हमने सबसे पहले एक बहुत छोटे काम से चालू किया जो कि बहुत मुख्य काम था। और ऐसी स्थिति में जब हम आगे बढ़े तो हमको लगा कि इस देश के अंदर 135-150 करोड़ जो लोग हैं जी, उसमें से करीब बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसका अपना बैंक में अकाउंट नहीं है। तो 42 करोड़ बैंक अकाउंट नए खुलवाए। किसी ने उसमें 100 रुपए रखा होगा, किसी ने 10,000 रखा होगा, छोटे बड़े हर आदमी के पास अकाउंट खुल गया। हमने पूरे भारत को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में लाए। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम करते करते माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम किया और जब 29 करोड़ लोन दिए, 15 लाख करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया 29 करोड़ लोगों को,
तो हमने भारत को खड़ा करने की कोशिश करी, हम्म, चाहे वो स्वनिधि योजना हो या कोई और मुद्रा योजना हो। जी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने छोटी छोटी समस्याओं को, जो पिछले 70 सालों से बहुत जरूरी थी हर घर के लिए, हम्म, कि उसको एक सिलेंडर लाए, हम्म, पूरे भारत में हर घर के अंदर ढूंढ ढूंढ कर हम्म, सबको सिलेंडर और उसका चूल्हा दिया कि भाई अब लकड़ी मत जलाओ, आंखें मत खराब करो हम्म, और चूल्हा जलाओ। आगे बढ़े हम। हम्म, हमने अनाज के लिए जो हमारे रखने की जगह थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारा अनाज कितना सड़ जाता था और हर साल हम देखते थे कि कितना अनाज हमारा सड़ा जा रहा था, उसको रखने की व्यवस्थाएं करी, नई नई योजनाएं बनाई। और सबसे बड़ी चीज 2019-20 में वर्ल्ड में 20-25 बिलियन रियल टाइम ट्रांजेक्शन हुआ डिजिटल पे, पेटीएम और बाकी ऑनलाइन ट्रांसफर का। ये विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फिर बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर कोविड में हम आ गए। और आपको याद होगा त्रिशूल साहब कि जब पहले इस वैश्विक बीमारी भारत में आती थी तो लोग बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मरते थे। हमने पहले भी वैश्विक बीमारियों को देखा है भारत में। और वहां पे जब अमेरिका में कोई वैक्सीन बनाई जाती थी तो उसके 20 साल बाद भारत में बनती थी या आती थी। अब की बात जब कोविड ऐसा चीज आई जो हमारे लिए बिल्कुल नई थी, विश्व के लिए, सबके लिए नई थी, तो 16 दिसंबर को यदि अमेरिका में इंजेक्शन पहला वैक्सीन लगा है तो 10 जनवरी को भारत में भी लग गया जी। और आज लगभग, मेरे को संख्या अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, पर 190 करोड़ वैक्सीनेशन तो पूरे हो चुके होंगे। 200 करोड़ पे हम पहुंच गए और बाकी बहुत सारी जनताओं को दिया। और इसी वैक्सीन को लिए यही राहुल गांधी जी और बाकी सब लोग रो रहे थे ना, बिल्कुल, कि ये भारत की वैक्सीन है, मत लगाओ, मर जाएंगे लोग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देश को भटकाने की कोशिश करी। और ऐसी 2 साल की उन्होंने तो कोविड की भटकाने की मारामारी कोशिश में की, भी आपने कहाँ भटकने दिया? हम तो भटकने नहीं आपने देंगे तो साहब। विपक्ष को ही भटका दिया। उसके बाद आज सब 2 साल के कोविड के बाद 9.7 जवाब तो जीडीपी दे दिया कीजिए शुभेंदु जी, आप ऐसे शब्दों को गायब कर देते हैं सवालों को। देखिए मैं कह रहा हूँ आप कहाँ भटके, जवाब नहीं आपने देता। विपक्ष को ही भटका दिया साहब वो जब ये कहेंगे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और इसको लगाओगे तो लोग मर जाएंगे, और आज तक कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की फोटो नहीं आई वैक्सीनेशन लगाते हुए, तो हम क्या समझे? बिल्कुल। और अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे, भैया बीजेपी की वैक्सीन मत लगाओ। ठीक है, हम जवाब ना दें तो हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते थे। बिल्कुल, अब मैं आऊंगा आपके पास। और इसके बाद अगली लास्ट बात हम ये कहेंगे कि इस 8 सालों में विश्व में भारत का जो नाम हुआ है, जिसको हम कहते हैं, आज विश्व की किसी भी कंट्री में चले जाएं तो 56 इंची सीना हमारा दिखता है। क्या होता है, अभी क्वाड की मीटिंग हुई हो या अफगानिस्तान से लोगों को लाने का बात हुआ हो या यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रोककर अपने आदमियों को लाने की बात हुई हो, इसको भारत कहते हैं। भारत विश्व शक्ति नहीं बनना चाहता पर विश्व गुरु बनना चाहता है। ठीक है, और उसमें बन के दिखाएगा। बिल्कुल। 2 समस्याएं हैं अभी भी। मैं अभी भी कह दूं, क्योंकि हमारे जो प्रवक्ता साहब हैं, एक कांग्रेस है और दूसरी को लेके बैठे होंगे नहीं साहब महंगाई का क्या करोगे और बेरोजगारी का क्या करोगे। नहीं, एक तो कांग्रेस और दूसरी जवाब देंगे हम। आपके लिए 2 समस्याएं, एक कांग्रेस और दूसरी। अरे साहब हमारे कांग्रेस समस्या है ही नहीं। अच्छा, अभी जब ये राहुल गांधी जी गए थे लंदन में और सूट बूट से जवाब दे रहे थे, तो उनका अनएडिटेड वीडियो देखा है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो 3 मिनट का वीडियो मैंने देखा, उसमें वो जवाब नहीं दे पाए, लोग ने ताली बजा दिया। फिर वो जब वो बैठी थी जो इंटरव्यू ले रही थी लेडी, इतना तो अब इतना तो 10-12 साल से आपसे लड़ रहे हैं, स्टंप हो गए भाई। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी 10-12 साल से लड़ रहे हैं आपसे, सीख नहीं पाए होंगे अब तक। कैसी बात कर रहे हैं? क्या लड़ाई? हम तो चाहते हैं नहीं, आपसे तो सीख गए होंगे। अच्छा विपक्ष हो। हम तो रुपये का 1 रुपया नीचे, 10 पैसा नीचे गिरता था रुपये का डिवैल्यूएशन, पूरे भारत में हम आंदोलन करते थे। कहाँ है ये लोग? और आज हम हर जगह पर डिबेट करने को तैयार हैं। ठीक है, जब पूरे विश्व में श्रीलंका ऐसी स्थिति हो रही है तो 9.7 जीडीपी लेके शुभेंदु जी वर्ल्ड की पहली ऐसी आर्थिक
देश बन आऊंगा रहे हैं जिसमें कोई आगे नहीं बढ़ शुभेंदु सकता। जी, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, भरत प्रजापति जी, कैसे देखते हैं विपक्ष 3-5 करता रहा और मोदी सरकार के 8 साल हो गए 3-5 में, कैसे देखते हैं इन 8 सालों के कार्यकाल को? नमस्ते त्रिशूल जी, और हमारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते। हम्म, देखिए हमारे मित्र अभी शुभेंद्र शेखावत की बहुत अच्छी बातें शुभेंदु कर रहे शेखर हैं जी। कि मोदी जी ने। हम्म, हाँ, शुभेंद्र शेखावत ना। शुभेंदु शेखर अवस्थी, अच्छा अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? आप वही अवस्थी। बता रहे हैं राहुल गांधी की पार्टी, फिर आप ये करते हैं। नहीं, शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, आप तो कुछ भी कह दीजिए, बताइए, शुभेंद्र नाराज नहीं हो। कुछ भी कह अधिकारी दीजिए, मत कहना। शुभेंदु कह दीजिए, शेखर कह दीजिए, अवस्थी जी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, चलिए ठीक है, बढ़ाइए। ठीक है। अवस्थी जी जो बता रहे थे, तो सबसे पहले इनको शायद याद होगा कि जब 2014 में सरकार में जब ये आए थे, तो प्रमुख मुद्दे इनके कहाँ गए? सब प्रमुख मुद्दे तो इन्होंने छोड़ दिए। सबसे पहले काले धन की अगर हम शुरुआत करते हैं, तो आते ही इन्होंने 2 महीने में जो मोदी जी डंडेरा पीटते थे और इनके बीजेपी के सारे मंत्री डंडेरा पीटते थे कि हमने एसआईटी बना ली है काले धन पर, और अब सब जितने भी चोर और लुटेरे हैं सबको हम पकड़ के लाएंगे। भाई उस एसआईटी का क्या हुआ जरा बता दीजिएगा। उस एसआईटी में फिर से अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी स्विस बैंक से कि कहीं ना कहीं वो जो काले धन की संख्या है वो दुगुना बढ़ गई है। तो उस बारे में भी थोड़ा आप बता दीजिए कि आपने कितना विकास कर लिया है। और यही मोदी जी है जो आधार कार्ड का विरोध करते थे। तो ये नहीं बोलेंगे कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच बहुत बढ़िया थी और आज उस रास्ते पर, उस आधार कार्ड पर आज हम पूरी योजना को चलाकर लोगों तक हर चीज पहुंचा पा रहे हैं। ये चीज भूल जाते हैं कि किसी को थैंक यू भी नहीं बोल पाते हैं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच थी, जो एजेंडा वो लेके चले थे, ठीक है, उनके हाथों में वो रेखा नहीं होगी या नहीं मोदी जी के उसमें लिखा होगा कि भाई ये श्रेय मैं लेके जाऊंगा, मार्केटिंग के थ्रू भले लेके जाऊं, मार्केटिंग को भले लेके जाओ, ढोल पिटारों के थ्रू भले लेके जाओ। मैं बार बार हाथ उठा कर लोगों को साइकोलॉजिकली दिमाग पे हेमरेज कर एक ही चीज बोलते जाओ, हिंदुत्व 80-20। तो ये इनकी देखिए नाकामयाबी है। और ये जो गिना रहे थे अभी हर चीज कि हमने शौचालय बनाया, अरे भाई शौचालय कितने बना लिया, कितने लोगों आप उसके आंकड़े पेश करिए। आपके कितने प्रधान थे जिन्होंने उस शौचालय में 5-5, 10-10 हजार रुपया खा गए? क्या 10,000 रुपये में शौचालय बन जाता है? आप उस चीज पे बात नहीं करोगे। आप दाऊद को लाने की बात करते थे, दाऊद की पत्नी 2 बार भारत में आके चली गई, आपने क्या किया उस चीज के लिए? अब ये बता रहे थे महंगाई का, चलो ठीक है भाई, महंगाई हम नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे 2 करोड़ रोजगार हम उत्पन्न करेंगे, चलो ठीक है, आप नहीं कर पाए, चलो ये तो कह दीजिए कि भाई हम नहीं कर पाए। फिर आपने वित्त मंत्रालय की बात कर लो, आज वित्त मंत्रालय किसके भरोसे चल रहा है ये पता है? आज देश के अंदर त्रिशूल जी आईएएस जैसी एग्जाम नहीं लेकर डायरेक्ट पीएमओ में इंटरव्यू के थ्रू भर्ती हो रहे, वो लोग कौन है भाई? आप डायरेक्ट उनको भर्ती कर रहे हो पीएमओ के अंदर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आप बना रहे हो, उसकी क्या जवाबदेही है? आप देश को जरा बताएंगे? आप अमित शाह की बात करेंगे, उनके लड़के जय शाह की बात करेंगे, आप काला धन की बात करते थे, वो 50,000 का ऐसा कौन सा धंधा कर दिया जय शाह ने कि वो आज 16,000 करोड़ की कंपनी बन गई? आप जो मुद्रा योजना की बात करते हो, जितने भी लोग थे आपके, विपक्ष के तमाम आरोप हैं भरत जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत प्रजापति जी, क्या लगता है कि जो 8 साल हैं, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की उपलब्धियां भी तो रही हैं। सरकार ने जो कहा, जो बीजेपी का प्रमुख एजेंडा था, उसको तो करके ही दिखाया ना। प्रमुख एजेंडा तो हमारे कांग्रेस पार्टी के भी थे, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। देखिए त्रिशूल जी, आप सिर्फ 370 और राम मंदिर के नाम पे ही पूरे देश को अगर बहका दोगे और ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के मुद्दे, फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अगर आप काम करोगे, तो ये लोगों की भावनात्मक मुद्दों से जोड़कर अगर आप राजनीति करोगे तो यही होना है। और ये कितने दिन चलेगा? एक
जंगल में एक लड़का जब बोलता था कि शेर आया शेर आया शेर आया, तब लोग चले जाते थे और फिर वो हंसता था, बोले नहीं मैंने झूठ झूठ बोला था, फिर वापस बोलता था, फिर एक बार अचानक शेर आ गया और कोई लोग नहीं आए। यही हालत इनकी होने वाली है। आज लोगों को झूठे वायदे देकर लालच में फंसा रहे हैं और एक दिन वैसे ही वो बच्चा जैसे शेर का शिकार हो गया वैसे की हालत होनी है किशोर जी। वो ठीक है, सत्ता में आ जाते हैं, वो गणित के आंकड़ों में हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है, उसमें हमें नहीं, और कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी होगी, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसमें हम और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, वो चीज अलग है। हम लोगों के मुद्दे पे जो बेसिक आर्थिक मुद्दे होते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, 300 रुपए किलो कर दी, मैं आपने 20 रुपया पेट्रोल पे आऊंगा बढ़ा आपके के 9 रुपया कम आऊंगा। बोलोगे, महंगाई हमने कम कर दी। जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि हमने एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन का हम लोग ने बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई, जरा थोड़ा उसको ब्रीफली बता देते आपने क्या क्या करवाया। आप एक स्कूल तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप राशन कार्ड जैसी योजनाओं को आज बंद किए जा रहे हो, तो आप किस हद तक बात करना चाहते हो ना। ठीक है, अगर आप बात करोगे बेरोजगारी की, महिलाओं के विकास की। भरत जी मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष पंत जी कैसे देखते हैं, विपक्ष 3-5 करता रहा और मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए, क्या खोया और क्या पाया? देखिए, मोदी सरकार ने 8 साल पाए और इस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया, संविधान कमजोर हुआ, लोगों के अधिकार कमजोर हुए और युवा बेरोजगार बढ़ते चले गए। यही हासिल हुआ है 8 साल में। और जहां तक आप देखिए कहां से शुरू हुआ था, मोदी जी को आपको याद होगा किस तरह से जिनपिंग को जो है झूला झुलाया था उन्होंने, और अभी आपने देखा किस तरह से जो है क्वाड भी जो है कि बाइडेन जो है मोदी जी की तरफ देख भी नहीं रहे थे और मोदी जी को जो है इधर उधर करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उनका अटेंशन पे नहीं करी, फिर मोदी जी को आगे बढ़ना पड़ा। तो ये हालत हो गए हैं। जो प्रधानमंत्री जो है देश के सर्वोच्च नेताओं को से मित्रता बढ़ा रहे थे 2014 में और एक अच्छे रिश्ते पैदा कर रहे थे, आज उनके शासनकाल के चलते ये हाल हो गया 8 साल में कि देश के बड़े बड़े देश के नेता जो है उनकी उपेक्षा करने लगे। तो ये हालात हो गए हैं, आप समझे, प्रधानमंत्री जी को। और क्योंकि इसका कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है लगातार जो है गैर जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनको छोड़ के जो है मुख्य मुद्दे हैं जो लोगों के आर्थिक हालात हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो जो संविधान की रक्षा का मामला है, वो सबको छोड़ के जो है दूसरे जो मुद्दों पे ज्यादा उनके शासनकाल में जो है ध्यान बंटने लगा लोगों का। एक जो है कि लोगों के प्रति जो है नफरत की एक राजनीति पैदा करती चली गई। गांधी जी का अपमान होने लगा, गोडसे की स्थापना होने लगी, हिंसक प्रवृत्तियां जो है उजागर होने लगी। उसके चलते लगातार जो है देखिए आज क्या स्थिति बन गई है। 8 साल के अंदर आप देखिए क्या चेंज आया है कि वही जो विदेशी पत्रिका टाइम मैगजीन, जिसमें कहीं मोदी जी 2 बार जो है टॉप में रहे थे, 100 नेताओं में टॉप में रहे थे, वो आज उनको 100 नेताओं के टॉप, विश्व के टॉप नेताओं से बाहर कर दिया गया है। तो कर दिया गया है जिस तरह की शासन व्यवस्था देश में चल रही है, जिस तरह की जो है कि संविधान की अवहेलना हो रही है, जिस तरह लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरह से जो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो है कि कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है, वो सबको देखते हुए जो है कि जो लोगों को बांटा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है घृणा पैदा की जा रही है, वो सबको लेते हुए जो है कि पूरे विश्व में जो है भारत की जो है एक जो छवि है उसको बहुत, इसका कारण है कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी की भी जो है लोकप्रियता कम हो रही। भले ही जो है कि वो यहाँ से ले जाएं और लोगों से वाह वाह करवाएं, मोदी मोदी करवाएं, वो बात अलग है, लेकिन ये प्रमाण मिल रहे हैं किस तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल लीडर, मोदी जी की वो बात नहीं रही जो मोदी जी ने एक जो है उम्मीद पैदा की थी 2014 में, और लोगों को लगा था कि वाकई एक ऐसा नेता आया है जो भारत को जो है बहुत आगे ले जाएगा। और जहां तक देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हाल है, तो मैं आपको बता दूं अभी जो आंकड़े आए हैं
कम से कम 50 ऐसी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां, जो इस देश को छोड़ के वापस चली गई हैं वहाँ। और जो मोदी जी चाहते थे कि यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो, विदेशी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अपना कैंपस खोलें, तो अभी जो हाल की खबर है कि 10 यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया है मोदी सरकार को कि वो यहाँ पे कोई कैंपस नहीं खोलेंगे, उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो ये आप ये देखिए डेवलपमेंट्स खुद ही ये आप बता सकते हैं किस तरह से जो है कि क्या हुआ है। और इसके बाद जो है देखिए हर नागरिक जो है कर्जदार हो गया है, जो है वो हर नागरिक पे जो है 32,000 रुपए कर्ज हो गया है, क्योंकि लगातार जो है कर्ज, विदेशी कर्ज और पूरा कर्ज जो है वो हमारा 85% ऑफ जीडीपी जो है वो जो है कि हमारी जो है कर्ज पे टिकी हुई है। मोदी जी के 7 साल में निश्चित रूप से 6,000 हुआ है जो कर्ज बढ़ा है लोगों में, और उसके पहले 28,000 था, नहीं 26,000 था। तो निश्चित रूप से पहले भी ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। लेकिन जो मोदी जी ने कहा था कि मैं जो है इस कर्ज को कम करूंगा, जो विदेशी कर्जों को कम करूंगा मैं, वो मोदी जी कम नहीं कर पाए और वो कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता है कहीं कोई ऐसा भी होगा कि जो उम्मीद हमने भी देखी थी, जो नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास, वो आज 8 साल बाद अगर हम मुड़ के देखें तो वो कहीं फलीभूत होता दिखाई नहीं दे रहा है। सही दिख रहा है कि इतिहास को नकारा जा रहा है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, इतिहास से को इस तरह से खोदा जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए जो है बहुत से मुद्दे हैं जो आपको लेके, देश को लेके चलना है, उसकी जगह आप इतिहास के पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और धार्मिक जो है, धार्मिक स्थलों की खुदाई कर रहे हैं आप, जिसका कोई मतलब नहीं है। न तो वो आपको रोजगार दिलाएगा, न वो आपको कहीं जो है कि ये कि कोई आपको वो ऐसा आपके दुख दर्द से बहुत ज्यादा जो है कि निवृत्ति में दिला देगा, ऐसा भी नहीं है। मैं एक बार टाइम में देखा कि किस तरह से लोग परेशान रहे जी। तो फिर मुझे लगता है कि देखिए हमें क्या हासिल हुआ है, ये हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए बहुत सारे सवाल पीयूष पंत जी ने आपसे पूछे हैं, और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, इससे रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा इसका जरूर। पंत जी और प्रजापति जी दोनों लोगों ने एक विशेष तरीके का चश्मा लगाया जिसमें सब हरा हरा दिखता है। और पंत जी की बातों से तो मेरे को बहुत ज्यादा एक वामपंथी विचारधारा का और इनपुट नजर आता है। नहीं देखिए अब ये तो इनको ये नजर आ गया कि बाइडेन साहब देख नहीं रहे थे। देखिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो आप गलत भी हो सकते हैं। बाइडेन साहब देख रहे थे, उधर क्यों नहीं देख रहे थे, तो उनको लेके आए। ये दिख गया इनको कोई कोना जो हमको नहीं दिखाई दिया, और उनको ये नहीं दिखाई दिया कि बाइडेन साहब ने कहा कि विश्व की सबसे अच्छी मित्रता हमारी भारत के साथ है, मोदी के साथ है। इनको ये दिख गया कि कितने लोगों के ऊपर कर्जा पड़ गया है। इनको ये नहीं दिखा कि भारत का कोविड के बाद भी 9.7 जीडीपी हो गया है। इनको ये दिख गया कहां हो गया है, किस तरीके से साहब क्या क्या हो रहा है, पर किस तरीके से भारत का नाम विश्व में हो गया है। हर चीज में गलती निकालना ये इनकी मानसिकता हो गई है। इनको ये नहीं मालूम $25 बिलियन का ट्रांजैक्शन कर भारत 2020 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म बन गया। पर ये नहीं मालूम होगा क्योंकि इससे तो भारत का नाम हो जाएगा। अरे धारा 370 हमको हटानी थी, हमारा पहला एजेंडा था और आके हटाया है। और आप ऐसे ही लोग कल पूरे दिन यासीन मलिक के उसके ऊपर जब कोर्ट डिसीजन ले रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो स्वतंत्रता का सेनानी है। इससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा नहीं, कि ये भारत का एक व्यक्ति भारत की सांस्कृतिक और उसकी राष्ट्रीय एकता के लिए खड़ा होगा। हमने ज्ञानवापी आंदोलन हमने नहीं खड़ा किया, भाजपा ने। चलिए कोई लोग है तो कोर्ट में है और कोर्ट डिसीजन लेगा, उसको मानेंगे। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया है, पर आप ही लोग तो कहते थे कि यदि राम मंदिर बनेगा तो खून नदियां बह जाएंगी, एक बूंद नहीं गिरा। ये है मोदी की सरकार। धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत में जोड़ दिया।
तीनों जो पांचों हमारे सातों जो हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जो खत्म हो गए थे कांग्रेस के समय पर, उनको वापस लाने का काम किया है। वो दिखेगा नहीं पंत साहब आपको, क्योंकि आपका तरीका ही एक तरीके से देखने का मन होता है, दूसरा तरीका दिखता ही नहीं है। आपको ये नहीं दिखाई देगा कि महिलाओं के लिए 70 सालों में एक टॉयलेट तक नहीं बने थे, यदि वो भी बना दिया तो उसमें भी पता नहीं क्या काम गलती हो गई। अरे 42 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले हमने, हर व्यक्ति छोटे से गरीब से लेके बड़े व्यक्ति को, लोगों को भारत की इकोनॉमी में जोड़ने की कोशिश करी और डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके, जो राहुल गांधी जी, राजीव गांधी कहते थे कि 10 पैसा पहुंचता है खाली, वो पहुंचाने की कोशिश करी है। दिखेगा नहीं क्योंकि देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि यही उस मौसम में अंधे हुए हैं, तो सब हरा हरा ही दिखाई देगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा था। नहीं, हरा नहीं दिखाई दे रहा ना। यदि हमने चाइना के लोगों को झुलाया है तो हमने झूला झुलाया, झूले से गिराया नहीं ना। इसी बात पे आपत्ति है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए विपक्ष का ये आरोप है, या लोग ये चाहते थे कि झूला झुलाने की बात तो ठीक थी, लेकिन झूले से गिराते भी, झूले से गिराया नहीं आपने, झुलाया। साहब नहीं गिराएंगे है, ये देखिए ये वो लोग हैं जो 70 सालों में 66 ईयर में, मैं तो एग्जैक्टली बोलता हूँ, कह देंगे 4-5 साल तो आपके भी रहे, मैं उसमें एक गांव में टॉयलेट नहीं दे सके। अरे गांव के हर घर के अंदर हमने यदि चूल्हा दे दिया और सिलेंडर दे दिया, हर घर के अंदर बिजली दे दी, टॉयलेट नहीं दे सके 66 इयर्स में, तो शर्म नहीं आती बातों में हमको क्वेश्चन बोलते हुए। लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, 5 लाख रुपए का हमने हेल्थ केयर दिया आपको, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हर आदमी 5 लाख रुपए का इलाज करा सके। टोटल, ये आपको समझ में क्यों नहीं आएगा शुभेंदु जी? क्योंकि देखिए ही नहीं है। टोटल सैनिटेशन कैंपेन तो यूपीए से पहले से, यूपीए के समय से भी चल रहा था, पर हुआ क्या? 45 रुपए की सीट लगा देने से काम नहीं होता है। और कैसा काम हुआ था? खुद राजीव गांधी कहते थे कि हम यदि 100 रुपए भेजते हैं तो 10 रुपए पहुंचता है नीचे। और पता ऐसे नहीं जगह था पर कि जनधन योजना उनको लगा पता नहीं था कि समझिए, ये सच बोलना बीजेपी इसको हथियार बना लेगी इस तरह से। नहीं, देखिए हमने एक सच्चाई बता रहा हूँ, उनको भी मालूम था। हमने पहले की जो इकोनॉमिक्स थी 66 इयर्स की, कहते हैं पीयूष पंत जी तो बहुत पढ़े लिखे लोगों में से हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। मैं कहता हूँ पहले की जो इकोनॉमिक्स थी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, ऊपर से सब ठीक करो, बड़ा ठीक करना है। हमने उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स किया। हमने हर आदमी के पास, एक घर में जो हमारे बाई भी काम करती है ना, उसके पास भी साल 2 साल 4 साल में 10-20 हजार रुपए इकट्ठा हो जाता है, उसको भी बैंक में जमा कराया। और जो हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता थे वो क्या कह रहे थे कि इनके आने के बाद एसआईटी बनाई और लोग भाग गए थे, पैसा लेके नहीं आ पाए। अरे साहब, आप ही लोगों ने तो उल्टा सीधा पैसा दिया। और एक बात मैं बड़ा सीधा चौड़ा होकर कहता हूं कि सब काम बीजेपी ने नहीं किया है। 66 इयर्स में आपने भी बहुत काम किया है, हमको बैकग्राउंड बना के दिया है। हम कभी भी पीछे बातों को नहीं भूलते। मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, उसके पहले राजीव गांधी जी ने बहुत काम किए होंगे, हम उसको बड़ी सहज स्वीकार करते हैं। और बस आप कम से कम जो अच्छे काम है उसको तो देखो, खाली बैठ के बुराई करने पे। एक गांव में कहावत सुनी है हमने, वो अफ्रीका के जंगलों की है कि किसी को यदि किसी पेड़ को जलाना, काटना नहीं चाहते, वो आके 10-20-25 लोग उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और गाली देना चालू करते हैं पेड़ को, और पेड़ अपने आप मुरझा जाता है। इतनी गाली मत दो कि जो देश को आगे ले जा रहा है वो भी खराब हो जाए। देश की जब बात होती है तो साथ खड़ा होना चाहिए, पर वहां पर भी पीयूष पंत जी और आप लोग हाथ नहीं होते, और राहुल गांधी जी लंदन में बैठ के भाजपा करते हैं। शर्म आती है हमको कि राहुल गांधी जी लंदन में क्या स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन शुभेंदु जी, पीयूष पंत तो पत्रकार हैं, सवाल पूछेंगे आपसे बराबर। पत्रकारों के अंदर, पत्रकार के नाम से जरूरी नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्ष हो, वो सेकुलर हो। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के ऊपर। 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम था और 2014 के बाद सेकुलर भारत का निर्माण हुआ है। पूछा है कई राज्यों में, पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपसे ही पूछा है, कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक है, पूछा है आपसे।
जवाब मांगा आपसे, मैं आऊंगा आपके जिनको पास। खराब लग रहा है मंदिर बनने पे, खराब लगता है, वो कौन से भारतीय हो सकते हैं? ठीक है भरत जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार पीयूष पंत जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने जो जवाब दिया पीयूष पंत जी, वो आप तक पहुंचा होगा। अब उसके प्रति उत्तर में आपसे जवाब मैं चाहता हूँ। पाने के लिए बात ये सही है कि नहीं, निश्चित रूप से कुछ योजनाएं अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, लेकिन उनका हर्ष क्या हुआ आप देखिए। जिस पर्पज से उनको किया गया था, क्या उसका पर्पज पूरा हुआ? क्या उज्ज्वला योजना से कोई लाभ मिला वहां की ग्रामीण गरीब महिलाओं को? सिर्फ एक सिलेंडर का फायदा मिला था, सिर्फ एक सिलेंडर। उसके बाद आप हालात देखिए, हम क्या मतलब, आप लगातार आप गांव चले जाइए और वहां की जो तमाम तस्वीरें आती हैं समय समय पर, कि वहां पे उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, वहां पे चूल्हे का किस तरह से वहां अंगीठी में खाना पक रहा है, क्योंकि इतनी महंगी कर दी गई गैस आपने। उस उज्ज्वला का मतलब जनधन का बनाया आपने। आज बैंकों को आप जो है मर्जर करके वो एनपीए बड़ा बढ़ गया है, तो आप उसको बेच रहे हो सबको। तो वो जनधन का फायदा क्या हुआ? कहाँ जाएंगे वो? जो ड्यूटी लगा दे रही है बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर, क्या वो गरीब आदमी दे पाएगा उसको? वो जनधन तो आपका पर्पस था एनपीए वालों को छूट देना, ताकि बैंक पे पैसा जमा हो। वहां बैंक कर्मचारियों ने वो खाते खोले हैं पैसा दे दे के। उस समय गरीबों के पास पैसे नहीं थे, आपने वो बढ़ाने के लिए कि ये बैंक की स्थिति ये है, इतने खाते हैं इसमें, वो खेल हुआ है। आप इसको मत समझिए, मत कहिए। उसकी बात, दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात आप मैं बताऊं आपको, देखिए चंद्रशेखर जी, ठीक है आपने अच्छे काम किए, आपने देखिए क्या राजनीति करी, जो है कश्मीरी पंडितों पे राजनीति करी। आज देखिए कश्मीरी पंडित जो है प्रदर्शन करने पे लगे हुए हैं, मोदी सरकार पूछ नहीं रही है। जिस तरह से उनके युवक की हत्या हुई है वहां पे, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर पहली बार हत्या हुई है क्या? वो खुद कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल किया गया है, हमारा इस्तेमाल किया गया है। वो ये स्थिति है। आप देखिए मतलब खुद ही जो है यासीन मलिक की बात, ये बातें जो हैं सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये स्थितियां जो दिखा रही हैं वो बता रही हैं इस बात को कि स्थितियां क्या है। मतलब आप करते तो है, लेकिन उसको लॉजिकल एंड तक चीजों को नहीं पहुंचाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। आप वाहवाही बटोरने के लिए बात करते हैं इस तरह से। वही हाल हुआ हमारा विदेश नीति का। आप देखिए क्या हाल हो गया है आज। कोई भी देश जो है आपके साथ नहीं खड़ा मिलेगा आपको। सिर्फ एक अभी रूस है, रूस से भी आप पीछे छोड़े थे। आपको मजबूरी अब जो है वही नीति पे आना पड़ रहा है जो नेहरू जी की नीति थी, कि हम जो है कि किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। नेहरू जी का आलोचना करते करते वही विदेश नीति पहुंच रही है आपकी, कि भारत अपना एक स्टैंड रखेगा, भारत किसी के साथ अलाइन नहीं होगा। वो आपने दिखाया। ये अभी जो वॉर चल रहा था ये रूस और यूक्रेन का, उसमें तो ये इस बात को आप समझिए, इसको रियलाइज करिए। तो आपकी सफलता जो होनी चाहिए थी वो असफलता में परिवर्तित हो गई, क्योंकि आपका जो है मकसद कुछ और था। आपका मकसद जो है वाहवाही सिर्फ लूटना था और ठोस काम करना नहीं था, जिसका परिणाम ये है कि आज जो है देखिए जितने सरकारी महकमे हैं, पब्लिक सेक्टर है, वो लगातार बेच दिए जा रहे हैं। ये वित्त मंत्री ने खुद कहा कि हम जो है सारे विभाग बेच देंगे, और वो कुछ उद्योगपतियों के हाथों बेचे जा रहे हैं। जहां नौकरियों का संकट है, जो एक अभी रिपोर्ट आरबीआई की आई थी जिसमें जो है कि 2.1 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं, और 45 लाख युवा जो है वो अब रोजगार ढूंढ इतने हताश हो गए हैं कि उन्होंने जो है रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। आप सोच लीजिए, मोदी जी की उपलब्धि ये है। और फिर ऐसे में जो है कि शुभेंदु जी कहते हैं कि ये लोग जो है कि देख नहीं सकते अच्छी बातें जो मोदी जी की। मोदी जी की उपलब्धि ये है, आप देखिए कि कितने बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई, हमारे ऊपर कर्ज कितना चढ़ गया है। 85% हमारा जीडीपी का जो है वो हम पे जो है कर्ज चढ़ चुका है उस पे। तो और आप कहते हैं कि साहब आप मोदी जी की जो है अच्छी बातें नहीं देख रहे हैं। हम तो देखना चाहते थे, हम तो सबका विकास सबका साथ की उनकी बात देखना चाहते थे। हम तो इस समाज में सामाजिक समरसता देखना चाहते थे। हम गांधी जी को प्रतिष्ठित होते हुए राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता बने रहना देखना चाहते थे। हम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का सम्मान करना चाहते थे। लेकिन आपके शासन में क्या हो रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो बेइज्जती की जा रही है, गोडसे को स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी को बलात्कारी तक कहा जा रहा है आपके शासन में, धर्म सभाओं में, धर्म संसदों में।
और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं, मुंह में ताला लगा के बैठे हैं। उन्होंने एक बार भी इस बात को कंडेम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को जो है अरेस्ट करने की कोशिश नहीं करी जो राष्ट्रपिता का अपमान कर रहा हो। तो आपको क्या उपलब्धि मिली है आपकी जेल भी काटा कालीचरण है 8 साल में? आप देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, आपके नागरिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। आपका जो है सबसे बड़ा घोटाला आप देख लीजिए, जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, जो ये कोई मीडिया भी नहीं उठाता इस बात को। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई, आपको कौन कौन पैसा दे रहा है, आपको कौन चुनाव के लिए पैसा दे रहा है, अब ये बात जो है आप आरटीआई में भी नहीं निकल सकती और ये आप बताने के लिए बाध्य भी नहीं है। पहले था कि आपको बताना पड़ता था कि हमको किससे पैसा मिला है, कितने ये है वो है। आज वो सब चीज गुप्त कर दिया गया। क्यों गुप्त कर दिया गया? कहीं ना कहीं शंका है। और बीजेपी को सबसे ज्यादा जो है कि पैसा मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड क्यों बनाया गया? अगर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया गया पेंडेमिक टाइम में, उसको आरटीआई के परव्यू से क्यों दूर, कैग के परव्यू से क्यों दूर रखा गया? ये तमाम सवाल उठते हैं और उठेंगे, चाहे अवस्थी जी इसको माने न माने, अवस्थी जी न कहे, स्वीकार न करे, लेकिन ये सवाल निश्चित रूप से उठेंगे। कोई भी हो, मोदी जी का सवाल नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री होता, किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अगर इस तरह के कानून बनते, इस तरह के कदम उठाए जाते, तो उसकी आलोचना होती और सवाल जनता उठाती, क्योंकि पैसा जनता की जेब से जाता है, जनता टैक्स दे रही है। ठीक है। और अगर उसके खिलाफ काम करती है सरकार तो सवाल उठेगा। बिल्कुल। भारत प्रजापति जी, क्या कहते हैं आप? पीयूष पंत जी ने जो तमाम बातें पूछी हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और बातें हैं आपके पास? देखिए विशुल जी, अभी अवस्थी जी जो बता रहे थे कि काले धन की जो बात कर रहे थे, अरे भाई आप ही ने तो कहा था, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि काले धन को हम पकड़ के लाएंगे, 2 महीने में एसआईटी हम लोग बना दिए हैं। यही तो ढंढेरा पूरे दुनिया में पीट रहे थे। क्या हुआ उस चीज का? अब वो सवाल पूछते हैं तो आप राम मंदिर की ओर लेके जाओगे, आप 370 की ओर लेके जाओगे, ये ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है तो क्या है? आप खाली मीडिया पर, टीवी पर आकर जोर जोर से बात करने से क्या सब चुप जाएगा? क्या इस देश में क्या लोग शौचालय नहीं जाते थे? क्या बात करते हो आप 10-12 शौचालय बनाकर क्या ढंढेरा पीटना चाहते हो? पूरे देश को आपने सुरक्षा में मुक्त कर दिया, पूरे देश को आपने गरीबी से मुक्त कर दिया। क्या बात करते हो अवस्थी जी? कुछ तो शर्म रखिए। आप ये बात तो सोचिए कि भाई ये देश उस देश में से था जहां पर हम हर परंपरा को निभाते थे, हर चीज को हम वैल्यू देते थे। आप वो वैल्यू को भी भूल गए। जैसे अवस्थी जी ने अभी पंत जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो सिस्टम है, आपने बताइए अभी ये टाटा को जो हमारा इंडियन एयरलाइंस बेचा गया, भाई वो 64,000 करोड़ की उसकी वैल्यू थी, आपने 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ में कैसे बेचा? आपको कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से फंड आ गया? आपने उसकी पारदर्शिता जो थी वो खत्म कर दी थी। हाँ, 8 साल में बीजेपी 7,000 करोड़ की पार्टी बन गई है। 8 साल में मोदी जी 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमने लग गए हैं। 8 साल के अंदर मोदी जी का पूरा कच्चा चिट्ठा अगर हम निकालेंगे तो उनका खर्चा ही अरबों खरबों में चले जाएगा। ये सब हुआ है। 8 साल में बीजेपी के जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे सबको शिशु धन, आपका युवा लोन, ये सब लोन दे के 21,000 करोड़ मुद्रा धन योजना का लोन राइट अप कर दिया। इसका आपके पास हिसाब नहीं होगा? जो अवस्थी पंत जी बता रहे थे अभी, आपने बैंकों का जो हाल करके रखा, आप उसके बारे में नहीं बताओगे? आज एसबीआई को आप डरा रहे हो, आप आज पंजाब नेशनल बैंक को डरा रहे हो, रघुराम राजन जैसे को आपने डरा दिया। आपने ही वो गवर्नर लेके आए थे उर्जित पटेल को, उनसे ही कहा अरे आप, ये पहली सरकार है जिसने आरबीआई से 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया पहले ही आते ही ले लिया। तो उर्जित पटेल जी ने ना बोल दिया कि हम नहीं देंगे, फिर आपने कैसे ले लिया? तो आपने उसका इस्तीफा ले लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारी चीजें आप पे सवाल उठेंगे। आप चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे हमने खाली शौचालय बनाए, क्या भगवान राम को हम नहीं मानते थे? इस देश में क्या पूजा नहीं होती थी? क्या रामायण की बात नहीं होती? रामलीला नहीं दिखाई जाती? क्या बात करते हो आप? इस भावनाओं से ऊपर उठकर देखिए और हिंदू मुस्लिम और यासीन मलिक जैसे को दूर रखिए। हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है, यासीन मलिक जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं किया, ना हमने कभी कट्टरतावादी फैलाई है, ना कभी हमने 80-20 की बात की। आप यूपी का चुनाव अपना एजेंडा उठा कर देखिए। अवस्थी जी के पहले 5-10 साल के वीडियो आप देख लीजिए, अब क्या बोलते थे, तब आपको सत्यता समझ में आ जाएगी। इस तरह की बातें करकर आप लोगों को बहका नहीं सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि वो मैंने कहावत बोली, वो लड़का जो बोलता था
शेर आया जंगल में और लोगों को बहकाता था, और फिर एक दिन अचानक शेर आ जाता और बच्चे आ जाते। सेम हाल आप लोग के बीजेपी वालों का यही होता है। आप लोगों को तब तक बहकाओगे। आज 35-45 लाख लोग, जो पंत जी ने कहा युवा रोजगार, जो आज लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। आपके प्रधानमंत्री हम बोलते थे कि हम नाले से गैस बनाएंगे। भाई सिलेंडर बनाओ ना, घर घर में नाले है, उससे गैस बनाने का प्रोजेक्ट बनाओ। आप वो चीज पे बात नहीं करोगे। आज आप बताइए एजुकेशन में क्या काम किया आपकी सरकार ने। आपके पास एक राजा विशुल जी, एक राजा जो होता है वो राजा सिर्फ अपने आजू बाजू में ऐसी टोली जमा करके रखता है जो उसका विरोध करे, उसके हाँ में हाथ उठाए, और वही चीज हो रहा है। सब लोग अभी हम देखेंगे तो इनकी स्मृति ईरानी जी की क्या क्वालिफिकेशन है, फिर भी वो मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाएंगे क्योंकि वो राजा है। भाई हाँ ये सही बोल रहे हैं, सही बोलो। इस तरह से हाल किया जा रहा है। आप ये चीज मत भूलिए, आप ये चीज मत भूलिए अवस्थी जी कि इस देश के अंदर राजीव गांधी जैसे, इंदिरा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर गए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये मोदी जी आए और एक कल की अवतारी बनकर आए और पूरे 2 दिन में जैसे मैजिक कर दिया। लो भाई वो बच्चों को जो एक घर घर में कुछ टोपी पहनकर जाता है और खिलौने बांटता है, लोग कोई जादू ही आ गया, ऐसा कोई काम किया नहीं है। आप गिना दीजिए, मैंने काले धन की बात की, आप अगर आज उस पर बता देंगे तो हम मान जाएंगे। काले धन के बारे में एसआईटी का आपका क्या रोल रहा, आप बताइए ना। अन्ना हजारे आंदोलन आपका लोकपाल से, ठीक है, मैं जवाब तो ले लूं। के बारे में आप बता दीजिए। जवाब तो ये इस तरह की बातें करके आप लोगों को बहका नहीं सकते हो। जवाब ले लीजिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हजार आरोप हैं, लोग तो कहेंगे ही। और जब लोगों का, जब बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो गई और मतलब अब शून्य के पास ऑलमोस्ट पहुंच गई है, तो इनको समझ में आ रहा है, और इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये भारत का विरोध कर रहे हैं। ठीक है शुभेंदु जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हजारों सवाल हैं और जवाब के लिए सिर्फ आप हैं। जो काम करेगा उससे क्वेश्चन पूछने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, और जो काम बिल्कुल नहीं कर पाए अपने समयों पर, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे जी। और ऐसी विचारधारा भारत में रही है कि जो काम बिल्कुल नहीं करते वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। भारत में अभी सभी लोग, मैं तो साफ साफ कहूंगा कि जब जनता ने वोट डालकर कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया, अभी 2 राज्यों में सरकार है पूरी, और एक जगह पे कंट्रोल पे दे रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, 2.5 सरकार बची है मोटी, और उसके बाद इतनी बातें कर रहे हैं। यदि इतना ही अच्छा आप सब लोगों ने काम किया था तो जनता आपको बाहर नहीं करती, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा। चिंतन शिविर में जितने लोग थे वो चिंता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए, या कपिल सिब्बल जी सपा में चले गए। मेरा ये कहना है कि भैया चिंतन जिसको करना है, जो आपका नेता है उसको ही चेंज करना है। आप जन का नेता लाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता 66 इयर्स में एक ही परिवार का लोग नेता एक ही रहे। और फिर आपको तो मोदी जी का विरोध करते करते कब आप भारत का विरोध करने लगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। और कब समझ में आएगा? कुछ विषयों पर भी तो भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल जी यूएन में भाषण दे के आए थे, वो भूल गए क्या आप? काले धन के बारे में। और यही चीज आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी, आप राजनीति करो, कोई मना नहीं करता, शुभेंदु जी, मानसिक विकलांगता के साथ राजनीति करना शुभेंदु जी आपके लिए दुर्भाग्य होगा, और जनता देखती है। काले धन के बारे में पूछ रहे हैं। लास्ट क्या चीज पूछे सर? काले धन के बारे में पूछ रहे हैं, काले धन का क्या हुआ? देखो, काले धन जितना पैसा था तो हमने नोटिफिकेशन का, नोट का वो कर दिया कि भैया इसको जितना जमा कर दो। दूसरा साहब, ये जितना पैसा सबको मालूम था, विश्व बैंक में कांग्रेसियों का कितना पैसा जमा था। स्विट्जरलैंड बैंक, सारा हमको तो स्विट्जरलैंड का बैंक ही इसी नाम से जाना जाता था
कि आधा से ज्यादा स्विट्जरलैंड में कांग्रेसी लोगों का पैसा है। और ऐसे कौन लोग, हर चीज में यदि तो हमने जवाहरलाल इनको नेहरू की जिसे तुलना कर रहे हो, तो सबसे पहला करप्शन 1948 में जब जीप खरीदी गई थी तभी हो गया था। तो इनको जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाता ये लोग जो करप्शन अरे कर साहब रहे हैं? कैसे डाल दें, जब तक भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकार देखिए आई थी, तब तक वो भगवंत रहे मान नहीं। और इन्होंने सही भगवंत कहा। मान ने तो अपनी आस्तीन में से निकाल के ऐसे बिल्कुल खींच के बाहर कैसी फेंक बात दिया कर रहे हो? जेल में। त्रिशूल साहब, एक हफ्ते पहले मीडिया में पता चल गया कि इनकी रिकॉर्डिंग हो गई है, सब जगह चल रहा है, तो उनको निकालना पड़ा। अरे आज दिल्ली में एक मीडिया का अखबार आया, उस पे लिखा था कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब, सॉरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संजीव खैरे साहब, वो स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता लेके घुमाने जाते हैं 7:30 बजे, इसीलिए 7 बजे खाली करा लिया जाता है। तो आईएएस की मॉनिटरिंग तो आपने खुद ही ले ली है केंद्र सरकार ने। अरे हमने काहे के लिए ले ली, जब टीवी में आ गया खैरे साहब, उनके बहुत, संजीव साहब उनके बड़े क्लोज लोगों में से हैं, तो उन्होंने तुरंत कह दिया नहीं 10 बजे तक खुलेगा। अरे साहब, तुम फिसल पड़े तो हर गंगे, भैया राम को इतना मानते थे तब आपने विरोध क्यों किया था? ठीक है। और उसके बाद जब मंदिर बन गया तो राहुल गांधी जनेऊ बांधे हर मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी भी टीका लगा के मंदिर में तपस्या कर रही हैं कि शायद कोई देख ले और इनको बता दे कि भैया हम भी हिंदू हैं, वोट वालों को पता चल जाए हम हिंदू पैदा हुए। भैया हमने हिंदू कहा नहीं है दिखाने के लिए, हम जीते हैं। और जितना हिंदूवादी है वो हिंदुस्तान में, मेरा अंतिम शब्द सुन लीजिएगा पीयूष जी, आप भी, और कहते प्रजापति जी आप भी, इस भारत में जो भारत माता को अपनी माता मानता हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो या किसी भी राष्ट्र का हो, वो हमारा भाई है और भारत में रहने का अधिकार है। और जो इस भारत माता को अपनी माता ना माने, पाकिस्तान को अपने पिता मानता हो, तो वही जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ठीक है पीयूष पंत जी, देखिए बीजेपी ने तो अपना एजेंडा बता दिया है बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर जी, इनका एजेंडा यही है, ये बाकी विकास इसीलिए तो कहीं नहीं कर पाए 8 साल बाद भी, क्योंकि इनका एजेंडा यही है, सांप्रदायिकता, पाकिस्तान भेजना, यही है जो इनके हिसाब से, अगर देशभक्त नहीं है इनके हिसाब से, मलिक की बात करोगे तो भेजेंगे ही, क्योंकि देशभक्त की परिभाषा इनको भी नहीं पता है। जो इनके हिसाब से देशभक्त नहीं है वो सीधे पाकिस्तान जाए। यही तो इसी की वजह से तो इनका नुकसान हो गया है कि आज देश कहां पहुंच गया, और 8 साल में ये जो अचीव कर सकते थे नहीं कर पाए। पूरा देश आज त्राही कर रहा है, आज आग में झुलस रहा है, हिंसा की आग में झुलस रहा है, क्योंकि ये हिंसा फैला के, नफरत फैला के उसकी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उसकी जो है कि चुनावी जो है रोटी सेकना चाहते हैं। उसका ये आज नतीजा हुआ है कि ये कोई कुछ कहे तो सिर्फ पाकिस्तान सीधे भेजते हैं और सिर्फ भारत माता की याद दिलाते हैं। इन्हें भी भारत माता को पता नहीं है क्या होता है भारत माता। भारत माता आप समझ नहीं पाओगे भारत माता क्या होता है। बहुत ही नहीं देखिए, भारत माता बहुत ही पवित्र शब्द होता है। ये नहीं कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत माता को इस्तेमाल करते रहे। भारत माता क्या होता है तो ये आपको नहीं पता है। जो स्पाइंग कर रहे हैं, जो हिंदू स्पाइंग कर रहे हैं, उनसे कहिए पाकिस्तान जाएं, निकले। जो पकड़े जा रहे हैं लगातार हिंदू जो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, जो पुलिस में और जो सेना में, उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाते आप? और जो जनता की बात करता है उसको आप पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। तो आपका एजेंडा सीधा है, आपका एक जो है सोच सीधा क्लियर है कि एक हिंदूवादी इस देश को बनाना है, और हिंदूवादी देश बना के जो भी आपसे असहमत रखे वो सीधे पाकिस्तान जाए। तो ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। आपकी संकुचित सोच यहाँ चल नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता दूं, 2024 आपका अंतिम वर्ष होगा। उसके बाद जो है देखिए कि जनता आपको खुद ही रिजेक्ट कर देगी। जिस तरह से आपने यहाँ पे जो है कि तबाही मचा दी है, जिस तरह से अहिंसा का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल तो यही है कि सेलेक्ट करेगी किसे जनता? सेलेक्ट करने लायक कोई है भी तो नहीं ना। पहले भी आपने कहा था ये बात जी। पीयूष जी, सेलेक्ट किसे करेगी? सेलेक्ट करने लायक तो कोई है नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सेलेक्ट
किसे करेगी जनता? आप कह रहे हैं ना रिजेक्ट कर देगी बीजेपी को, तो सेलेक्ट किसे करेगी? जनता जिसे उचित समझेगी, क्योंकि उससे बीजेपी एक आध नाम बता दो। तो वो दूसरे को किसी न किसी को लाएगी। शुभेंदु जी कह रहे हैं एक आध नाम बता दीजिए, एक आध नाम बता समय दीजिए। नहीं, नाम क्या, ये तो समय में चर्निंग होती है। किसी को पता था कि मनमोहन सिंह सरकार चली जाएगी, किसी को पता था कि एक अन्ना आंदोलन पैदा होगा, भाजपा एक अन्ना आंदोलन पैदा करेगी और ये भाजपा मोदी जी आएंगे, किसी को पता था क्या? ये समय की मांग होती है, समय में जनता निर्णय लेती है। जब चर्निंग होती है, जनता समझती है चीजों को, कुछ समय देती है। वो भारतीय जनता पार्टी को समय दिया उन्होंने 8 साल का, 10 साल बाद वो भी समझ रही है कि क्या हालात बन गए हैं। उनको दर दर भटकना पड़ रहा है युवाओं को नौकरी के लिए, उनको आशा छोड़ दी है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसी सरकार क्यों चाहेंगे जो उनको रोजगार नहीं दे सके, जो उनको रोटी कमाने के मौके न दे सके, जो शांतिपूर्वक रहने के इस देश में उनका माहौल नहीं बना सके? ऐसी सरकार कोई क्यों चाहेगा? तो आज नहीं तो कल जनता सोचेगी इस बारे में। और देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक संस्था बहुत, परंपराएं बहुत मजबूत हैं। यहाँ जनता जो है समय समय पे लोगों को हटा देती है। इंदिरा गांधी को हटा दिया, आपने देखा जेपी आंदोलन पैदा हुआ, किस तरह से फेंक दिया गया। उसके बाद फिर उसके बाद जो है एक मिलीजुली सरकार आई, उसको भी हटा दिया। फिर जो है कि आई, तो ये परिवर्तन जनता करती है। जनता जनार्दन है, वो समझती है उसके भले के लिए क्या है, अच्छा के लिए क्या है। वहां वो कुछ समय देती है, वो 5 साल 10 साल का समय देती है कि चलो आज नहीं। क्योंकि भारतीय जनता में सब्र बहुत है। भारतीय जनता में, भारतीय जनता तुरंत रिजेक्ट नहीं करती। ठीक है, भारतीय जनता जो आज भी देखिए, नोटबंदी हुई, समय समाप्त हो रहा है। पीयूष पंत जी, भरत प्रजापति जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल विपक्ष 3-5 करता रह गया और मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं सरकार के सामने। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको हल करना है और महज कीमतें कम कर देने से पेट्रोल और डीजल की समस्याएं हल नहीं होंगी। देश की जनता कहीं ना कहीं बड़ी अपेक्षा इस सरकार से रखती है। अब देखना यह होगा कि ये सरकार कैसे उन अपेक्षाओं को जल्द से जल्द हल करती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।